सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। सीहोर में 200 बेटियों का सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित। सीएम मोहन यादव समेत वर्चुअल में हुए शामिल। सीएम ने नवविवाहित जोड़ों को दिया आशीर्वाद। शिवपुरी में पडोरा चौराहे पर कांग्रेस का चक्का जाम। किसानों की समस्याओं को लेकर किया प्रदर्शन। प्रदेश सरकार को दी बड़े आंदोलन की चेतावनी। बालाघाट में समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन का कार्य जारी। 23 मई हुई स्लॉट बुकिंग की अंतिम तिथि। 40,000 क्विंटल गेहूं की हुई खरीद। उज्जैन पहुंची डीजीपी सोनाली मिश्रा। डीजीपी ने सिंहस्थ की तैयारियों का लिया जायजा। देश विदेश से श्रद्धालुओं के आने का लगाया गया अनुमान। बुरहानपुर में स्वच्छता को लेकर नगर निगम सख्त। नगर निगम ने चलाया अतिक्रमण हटाओ अभियान। अवैध कब्जों पर जेसीबी चलाकर की कार्रवाई। नमस्कार, बुलेटिन लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन। सरकार खबरों का रुख कर लेते हैं। पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु कल्याण मंत्री कृष्णा गौर आज सीहोर पहुंची, जहां मंत्री कृष्णा गौर ने कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में भाग लिया, जिसमें जिले के विकास कार्यों, जन कल्याणकारी योजना और विभिन्न विभागों की प्रगति का विस्तृत मूल्यांकन किया गया। मंत्री कृष्णा गौर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक समय पर पहुंचाया जाए और लंबित कार्यों को शीघ्र पूरा किया जाए। बैठक में विधायक सुदेश राय, आष्टा विधायक गोपाल सिंह इंजीनियर, जिला बीजेपी अध्यक्ष नरेश मेवाड़ा, जिला पंचायत अध्यक्ष रचना सुरेंद्र मेवाड़ा, जिला पंचायत सीईओ सर्जना सिंह सहित कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान बैठक में विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन, बजट उपयोग और नागरिक सुविधाओं की गुणवत्ता पर भी ध्यान दिया गया। वहीं मंत्री ने अधिकारियों को स्थानीय जनता की समस्याओं को समय पर सुलझाने और विभागीय कार्यों में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए प्रेरित किया। ये समीक्षा बैठक जिले के प्रशासनिक कामकाज को प्रभावी बनाने और जनता को बेहतर सेवा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। ये बहुत अच्छा प्रयास है कि जिले के प्रभारी मंत्री भी महिला है और यहाँ की पुलिस अधीक्षक भी महिला है। दीदी, एडिशनल एसपी साहब भी, सीएसपी भी और एसडीओपी भी और जिला पंचायत सीओ भी सब महिला। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जिस प्रकार से नारी शक्ति वंदन अधिनियम के माध्यम से नारियों को राजनीतिक रूप से सशक्त कर रहे हैं, स्वाभाविक रूप से इस देश की मातृशक्ति का मनोबल बहुत बड़ा हुआ है और आने वाली सदी 21वीं सदी महिलाओं की सदी होगी, ये तय है। मैम, आज की बैठक किस संदर्भ में थी, क्या निर्देश दिया? देखिए, आज की हमारी सीहोर जिले की समीक्षा बैठक मुख्यतः 4 बिंदुओं को लेकर थी, जिसमें प्रमुख रूप से हमारे जल गंगा संवर्धन अभियान का जिस प्रकार से पूरे जिले में काम चल रहा है, जो 19 मार्च से प्रारंभ हुआ था और 30 जून को संपन्न होगा, उसमें अभी तक कार्य की क्या प्रोग्रेस रही, किस प्रकार से काम हो रहा है और अब आगे आने वाले समय में और कितना काम जो शेष है वो कैसे होगा, उसकी हमने समीक्षा की है। दूसरा बिंदु हमारा था जिसमें प्रमुख रूप से इस भीषण गर्मी में ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्रों में पेयजल की क्या स्थिति है, उस पर विस्तार से विस्तृत चर्चा हमें करनी थी। हमारे सभी विभाग जो इस काम को देख रहे हैं वो अपने अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किस प्रकार से कर रहे हैं, उन्होंने अपने अपने कामों का विस्तृत प्रेजेंटेशन यहाँ दिया। उसके साथ ही साथ तीसरा बिंदु हमारा था कि हमारे गेहूं की फसल का उपार्जन लगातार चल रहा है। इस उपार्जन में किसानों को किसी भी प्रकार की समस्या ना हो और सरकार जिस प्रकार की व्यवस्थाएं कर रही है उनका लाभ किसानों को मिल रहा है नहीं, इसकी समीक्षा करनी थी। उस पर भी हमने विस्तार से चर्चा की। और चौथा, हमारे इस जिले में जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन या अन्य विभागों के माध्यम से जो भी नवाचार किए गए हैं उन नवाचारों की चर्चा करनी थी, ताकि सरकार योजनाओं के अलावा भी समाज को साथ में लेकर नवाचार के माध्यम से समाज में बेहतर काम कर रही है। बंगाल में जिस प्रकार की के हालात सबको दिखाई दे रहे थे,
सबको ये लगने लगा था कि बंगाल की जनता इससे त्रस्त हो गई है। एक पार्टी टीएमसी जो विगत 15 वर्षों से लगातार बंगाल पर कब्जा करके बैठी हुई थी और एक प्रकार से गुंडा राज स्थापित कर दिया था, वहाँ की जनता भयग्रस्त थी। इतनी भयग्रस्त थी कि वो अपनी मर्जी से वोट डालने भी नहीं जा सकती थी। तभी वो 15 साल तक लगातार एक छत्र राज करती रही। लेकिन इस बार जिस प्रकार से सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया गया, इलेक्शन कमीशन ने अपनी शक्ति के माध्यम से उनके मंसूबों को सफल नहीं होने दिया। उसका परिणाम ये निकला कि बंगाल की जनता ने निर्भय होकर वोट डाला और सरकार को उखाड़ फेंका। अब चूंकि 15 साल से एक छत्र राज बंगाल में टीएमसी कर रही थी, तो स्वाभाविक रूप से फ्रस्ट्रेशन की शिकार वो है और इस प्रकार की हरकतें करने पर उतारू है। लेकिन बंगाल की कानून व्यवस्था को चाक चौबंद करने की जिम्मेदारी भारत सरकार अपने हाथ में ले चुकी है और बंगाल में इस प्रकार से आने वाले समय में किसी भी प्रकार की घटना में दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी और इस प्रकार की घटनाएं भविष्य में ना हो, उसकी पुनरावृत्ति ना हो, इस बात को भी सुनिश्चित किया जाएगा। सीहोर में संत शिरोमणि रविदास समिति ग्राम पंपापुर पड़ियाला में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के चौथे दिवस पर भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया गया। कथा स्थल पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटी। वहीं पंडित अजय शास्त्री ने बताया कि भगवान कृष्ण की कृपा हमेशा गौ माता के संरक्षण से जुड़ी है। उन्होंने कहा कि जो भी गौ माता की पूजा करता है उसे लड्डू गोपाल की पूजा का फल भी अवश्य प्राप्त होता है। बता दें कि कथा में कई धार्मिक अनुष्ठान और भजन कीर्तन का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों और बुजुर्गों ने भी भाग लिया है। कार्यक्रम में लोकगीतों और भजन की धूम रही, जिससे पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। पंडित जी ने उपस्थित लोगों को बताया कि भगवान कृष्ण की लीला और शिक्षाएं जीवन में सच्चाई, भक्ति और सेवा का मार्ग दिखाती है। इस अवसर पर समिति के सदस्य और ग्रामीणों ने मिलकर आयोजन की व्यवस्था की। इंदौर के राव थाना पुलिस ने राहगीर का रास्ता रोककर अड़ीबाजी, मारपीट और धमकी देने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार जब युवक अपने रास्ते से जा रहा था, तभी बाइक और कार सवार 3 युवकों ने उसका रास्ता रोक लिया। आरोपियों ने चाकू और डंडे के सहारे रुपए की मांग की और विरोध करने पर गाली गलौज करते हुए युवक के साथ मारपीट की। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए संदीप, सौरभ और आकाश नाम के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से वारदात में इस्तेमाल कार और चाकू बरामद किए। वहीं पूछताछ के दौरान आरोपियों ने वारदात करना स्वीकार किया। सागर, दुर्गेश और लाका नामक 3 अन्य आरोपी अब भी फरार है, जिनकी तलाश जारी है। राव थाना पुलिस ने बताया कि कार्रवाई अपराधों पर अंकुश लगाने की उनकी सतत कोशिशों का हिस्सा है। पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे ऐसे मामलों में तुरंत थाने को सूचित करें। इससे गिरफ्तारी से इलाके में सुरक्षा बढ़ाने और अपराधियों पर सख्ती दिखाने में मदद मिलेगी। थाना एक घटनाक्रम आया था जिसमें कुछ लड़कों के द्वारा अवैध वसूली के उद्देश्य से कुछ लोगों इसमें फरियादी को रोका गया और उनको चाकू दिखाते हुए उसके साथ में पैसा वसूली की गई। इस शिकायत के आधार पर पुलिस ने इसमें कड़ी कानूनी कार्रवाई करते हुए इसमें विभिन्न धाराओं में धारा 115, 119 और 296 इस प्रकार का बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया और सभी आरोपियों को इसमें पहचान कर ली गई है। इसमें फिलहाल 3 आरोपी इसमें जो राकेश, संदीप और उनका एक साथी और है, इनको गिरफ्तार किया गया है। इसमें 2-3 आरोपी अभी फरार है, जिनको भिंड के अवसार थाना क्षेत्र में भयंकर सड़क हादसा हो गया, जिसमें एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई और 15 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हुए। घटना असवार के एकमिली गांव के पाल बघेल समाज द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के भव्य आयोजन के दौरान हुई। बता दें कि कलश यात्रा के लिए करीब 2 दर्जन श्रद्धालु ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार होकर सिंध नदी में से जल लेने जा रहे थे। चौराई मोड़ के पास ट्रैक्टर ट्रॉली अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे श्रद्धालु उसके नीचे दब गए और मौके पर चीख पुकार मच गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत मदद की और घायलों को बाहर निकाला। सूचना मिलने पर असवार थाना पुलिस, डायल 112 और एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को लाहौर सिविल अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में डॉक्टरों ने 45 वर्षीय फूलवती को मृत घोषित किया, जबकि 15 घायलों का उपचार जारी है। बता दें कि गंभीर 2 घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद ग्वालियर रेफर किया गया है। हादसे के बाद गांव में शोक का माहौल है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। सिंगरौली जिले के नवागत पुलिस अधीक्षक
सियाज के एम ने सिंगरौली पुलिस मुख्यालय में पदभार संभाल लिया है। इस अवसर पर पूर्व पुलिस अधीक्षक मनीष खत्री ने नवागत एसपी का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया। इसके अलावा जिले के पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों ने भी नए एसपी का गर्मजोशी से अभिनंदन किया। पदभार ग्रहण समारोह के दौरान पुलिस विभाग में उत्साह का माहौल देखने को मिला। वहीं नवागत एसपी सियाज के एम ने अपने संबोधन में जिले में कानून और व्यवस्था को बनाए रखने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई और अधिकारियों कर्मचारियों से मिलकर जिले की सुरक्षा और अपराध नियंत्रण में सक्रिय सहयोग की अपील की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे जनता की शिकायतों का त्वरित समाधान करें और पुलिसिंग में पारदर्शिता बनाए रखें। वहीं पदभार ग्रहण के बाद एसपी ने कार्यालय का निरीक्षण कर वर्तमान सुरक्षा व्यवस्था और चल रही योजनाओं की जानकारी ली। जिले में नागरिक सुरक्षा और अपराध नियंत्रण को और मजबूत बनाने के लिए नवागत एसपी की नियुक्ति को पुलिस विभाग और जनता दोनों द्वारा सकारात्मक कदम के रूप में देखा जा रहा है। ग्वालियर भितरवार के राधारानी मैरिज गार्डन में शादी में दूल्हे की दबंगई सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। गगन रावत नामक दूल्हा अपनी नई दुल्हन मुस्कान के साथ स्टेज पर खड़ा था, लेकिन हाथ में फूलों का गुलदस्ता नहीं बल्कि बंदूक थी। वीडियो में देखा जा सकता है कि दूल्हा पंजाबी गानों की धुन पर स्टेज पर खड़ा होकर कई राउंड हर्ष फायरिंग कर रहा था। फिल्मी अंदाज में उनकी एंट्री भी ट्रैक्टर पर हुई। ये शादी का वीडियो गगन और मुस्कान रावत के इंस्टाग्राम आईडी पर अपलोड किया गया और तेजी से वायरल हो गया। हर्ष फायरिंग पर प्रतिबंध के बावजूद सरेआम हुई इस फायरिंग ने पुलिस प्रशासन को चुनौती दी है। वीडियो सामने आने के बाद भितरवार पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी है और मामले की जांच में जुट गई है। अब ये देखना बाकी है कि सोशल मीडिया पर दबंग बनने वाले दूल्हे पर पुलिस क्या सख्त कदम उठाती है। इस घटना ने यह भी उजागर कर दिया कि मनोरंजन और दिखावे के चक्कर में कानून की अनदेखी करना कितना खतरनाक हो सकता है। पुलिस ने सभी संबंधित से पूछताछ शुरू कर दी है। पहले सोशल मीडिया के माध्यम से ये वीडियो संज्ञान में आया है। इसके लिए सब इंस्पेक्टर को बता दिया गया है कि इसकी तस्दीक करके जो विधि अनुसार कार्रवाई होगी वो की जाएगी। सर, प्रथम दृष्टया कुछ आरोपियों की अभी तक कोई जांच पहचान हो पाई है, कहाँ के क्या है? क्योंकि सोशल मीडिया पर उन्होंने खुद ने भी अपने अकाउंट से डाला है। अभी तस्दीक करने के बाद में जैसी स्थिति होगी वैसी कार्रवाई की जाएगी। इंदौर के तुकोगंज थाना क्षेत्र से रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक 28 वर्षीय युवती ने अपने सौतेले पिता पर दुष्कर्म और मारपीट का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़िता का कहना है कि आरोपी ने पहले शराब के नशे में उसके साथ मारपीट की और फिर अगले दिन घर में अकेला पाकर दुष्कर्म किया। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। दरअसल इंदौर के तुकोगंज थाना इलाके में युवती ने अपने सौतेले पिता राकेश के खिलाफ दुष्कर्म और प्रताड़ना की शिकायत दर्ज कराई है। पीड़िता के मुताबिक 6 मई की रात आरोपी शराब के नशे में घर पहुंचा और बिना किसी बात के गाली गलौज करते हुए उसके साथ मारपीट करने लगा। उस समय युवती ने सामाजिक बदनामी के डर से मामला शांत करा दिया। पीड़िता ने बताया कि अगले दिन सुबह जब घर में अकेली थी तभी आरोपी ने डरा धमकाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके चलते पुलिस ने पीड़िता के बयान के आधार पर आरोपी के खिलाफ कई धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपी को हिरासत में लेने की कार्रवाई शुरू कर दी है। थाना तुकोगंज के अंतर्गत एक पीड़िता के द्वारा थाने पर आकर एक शिकायत दर्ज कराई थी कि उसका एक जो सौतेला पिता लगता था, जो उसके साथ में उसने धमकी दी, साथ में गलत काम करने का वो भी किया। इस शिकायत के आधार पर इसमें धारा 64(1), धारा 64(2) BNS के तहत धमकाने और इस तरह के आरोपों के साथ में FIR दर्ज की गई है और पुलिस ने इस मामले को इन्वेस्टिगेशन में लिया है। खबराष्ट्र जिला सीहोर से है, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने आज 200 बेटियों के सामूहिक विवाह सम्मेलन में भोपाल निवास से वर्चुअली सम्मिलित हुए और वर वधू के सुखद और मंगल जीवन की कामना की और उनको आशीर्वाद दिया है, शुभकामनाएं दी है। उन्होंने कहा कि ये प्रसन्नता का विषय है कि मुख्यमंत्री कन्या विषय और विवाह और निकाह योजना के तहत दिसंबर 2023 से अप्रैल 2026 तक 1,70,187 बेटियां दाम्पत्य जीवन में प्रवेश कर चुकी हैं। इस अवसर पर नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद देने के लिए बड़ी संख्या में नागरिक, परिजन और समाजजन उपस्थित रहे। विवाह सम्मेलन में विधायक गोपाल सिंह इंजीनियर ने कहा कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह और निकाह योजना से गरीब परिवारों की बेटियों की शादी धूमधाम से हो रही है। इस योजना में माता पिता को बेटी के विवाह की चिंता से मुक्त कर दिया है। विधायक इंजीनियर ने कहा
कि सामूहिक विवाह समाज में सादगीपूर्ण विवाह की परंपरा को मजबूत करता है और भाईचारे, समानता और सामूहिक सहभागिता का संदेश देता है। उन्होंने जोर दिया कि प्रदेश सरकार अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है और मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना इसका एक सशक्त उदाहरण है। खबर शिवपुरी से है, जहां किसानों की समस्याओं को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पडोरा चौराहे पर चक्का जाम कर प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन के दौरान सड़क पर वाहनों की लंबी कतार लग गई और यातायात प्रभावित रहा। कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी सरकार पर किसानों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए नारेबाजी की। पोहरी विधायक ने कहा कि अभी सरकार को केवल चिताया जा रहा है, आगे उग्र आंदोलन किया जाएगा। पुलिस और प्रशासन के समझाने पर यातायात व्यवस्था सामान्य हुई। हमारे बरैया जी हैं, हमारे पूर्व मंत्री माननीय लाखन सिंह यादव जी हैं, हमारे पूर्व विधायक करेराज प्रागीलाल जी हैं। तो हमारी रात में चली जो कि 6 बजे तक होना थी, अब वो 3 बजे तक है। हम समझ रहे हैं कि हमारी प्रदेश की जनता परेशान न हो, इसलिए इसको 4 घंटे का चक्का जाम कर दिया है। 4 घंटे में भी हमने एम्बुलेंस वगैरह निकालने के लिए अलग व्यवस्था जमाई है। पानी चल रहा है और यहाँ पे सूप वगैरह, केले वगैरह जी बटने की व्यवस्था चली रही है और हाँ, खाने के पैकेट भी हैं। ऐसा नहीं है, हम सब समझते हैं अभी। लेकिन एक बात और कहना चाह रहे हैं, अभी एक नमूना उदाहरण है ये 4 घंटे का प्रदेश और देश की सरकार को। अगर हमारी किसानों के लिए, किसानों की सुविधा के लिए, किसानों की फसलों की दाम बढ़ाने के लिए, किसानों के लिए खाद व्यवस्था के लिए, किसानों के लिए बिजली की व्यवस्था के लिए सुविधा नहीं की गई तो एक दिन प्रदेश और देश में चक्का जाम कर देंगे। इंदौर के वरिष्ठ कांग्रेस नेता और विधानसभा क्षेत्र से 3 बार विधायक रहे अश्विन जोशी का आज निधन हो गया। 66 वर्षीय जोशी को सीने में दर्द की शिकायत के बाद इंदौर के शेल्वी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके निधन से कांग्रेस में शोक की लहर है। इंदौर की राजनीति में वे कांग्रेस के कद्दावर नेता और मजबूत संगठनकर्ता के रूप में जाने जाते थे। उनके निधन पर मध्य प्रदेश के कई वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं ने शोक व्यक्त किया। पारिवारिक सूत्रों और उनके भाई संजय जोशी से प्राप्त जानकारी के अनुसार अश्विन जोशी का पार्थिव देह फिलहाल अस्पताल में रखा गया। उनका अंतिम संस्कार उनके पुत्र के अमेरिका से इंदौर लौटने के बाद किया जाएगा। रबी विपणन मौसम के तहत जिले में समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन का कार्य किया जा रहा है। जिले में किसानों से समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी के लिए 13 केंद्र बनाए गए हैं। इन केंद्रों पर 15 अप्रैल से खरीदी प्रारंभ कर दी गई है। जिला सहकारी समिति मर्यादित बैंक बालाघाट के सीईओ अभिनव सिंह बघेल ने बताया कि इस वर्ष गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य बोनस सहित 2,625 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित है। रबी विपणन वर्ष में गेहूं उपार्जन के लिए किसानों की स्लॉट बुकिंग की अंतिम तिथि 23 मई निर्धारित है। अब तक जिले के 4,388 पंजीयन में से 1,672 किसानों से 40,000 क्विंटल गेहूं की खरीद की जा चुकी है, जिसमें से 97,622 क्विंटल गेहूं का परिवहन कर गोदाम में पहुंचाया जा चुका है। गेहूं की परिवहन होने के साथ ही किसानों को भुगतान की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ये जो खरीदी चालू हुई है, इसमें इस बार रिकॉर्ड तोड़ पंजीयन करे गए थे, क्योंकि कलेक्टर सर का इसमें स्पेशली था कि हमें सारे किसानों को बोनस पे जो एमएसपी है वो भी देना है और बोनस जो मिल रहा है वो भी करना है। तो इसलिए 4,388 बने हुए हैं और उसमें से अभी तक के 1,672 लोगों ने खरीदी कर चुकी है और लगभग 4 करोड़ का पेमेंट हमें आ चुका है। तो इस बार ऐसा है कि 40,000 कुंटल जो है आज तक की बालाघाट की सबसे ज़्यादा खरीदी अभी हो चुकी है और अभी भी ये 22 मई तक के चल रहा है। सर, अभी बालाघाट जिले की बात करें तो कितने यहाँ पर जो है केंद्र बनाए गए हैं? यहाँ पे जो 13 केंद्र बनाए गए हैं, 8 केंद्र जो है वो गोदाम स्तरीय हैं और बाकी के जो है समिति स्तर पे केंद्र हैं। बुरहानपुर में किसानों की समस्याओं को लेकर ताप्ती सेवा समिति ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। समिति ने सरकारी खरीदी केंद्रों पर किसानों के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने और उपज का समय पर भुगतान किए जाने की मांग उठाई है। समिति का कहना है
कि भीषण गर्मी में किसान अपनी उपज बेचने के लिए घंटों लंबी कतारों में खड़े रहने को मजबूर हैं। समिति अध्यक्ष सरिता भगत ने बताया कि खरीदी केंद्रों पर किसानों के लिए पीने के पानी, छांव और बैठने जैसी मूलभूत सुविधाओं की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। समिति ने मांग की है कि किसानों की उपज सीधे खेतों से खरीदी जाए ताकि उन्हें मंडियों में लंबा इंतजार न करना पड़े। साथ ही खरीदी के लिए तय समय सीमा के बंधन को भी समाप्त करने की मांग प्रशासन से की गई है। दापती सेवा समिति के द्वारा यहाँ पर आज माननीय कलेक्टर महोदय को माननीय मुख्यमंत्री के नाम में एक ज्ञापन दिया गया, जिसमें चना उपार्जन एवं गेहूँ उपार्जन में किसानों की जो समस्या है, क्योंकि ट्रैक्टरों की लंबी कतारें लग रही है और समय पर उनको बिल नहीं बन पा रहे, और अगर बिल बन भी जाता है तो समय पर शासन द्वारा उसको भुगतान नहीं किया जा रहा है। 10-10, 15-15 दिन के आज किसान चना तोड़ के जिनको आज दिन तक पेमेंट नहीं प्राप्त हुआ है। आज हम किसानों के देश के अन्नदाता की समस्या लेकर आए ट्रैक्टर कार्यालय में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दे रहे हैं, क्योंकि आज देश का अन्नदाता किसानों की इतनी स्थिति दयनीय होती जा रही है कि मंडी के अंदर वो किसान अपना अनाज लाता है तो मंडी में ट्रैक्टरों की लंबी लाइन और बिल बन जाता है उन्हें, तो तुरंत पैसे नहीं मिलते। किसानों को यानी शाम में मजदूरी भी देनी पड़ती है, ट्रैक्टर वालों को कटाई होने के बाद सभी देना पड़ता है। उसके बावजूद किसानों ने अपनी जो फसल है उसका मूल भाव भी नहीं मिल रहा है, उन्हें वहाँ स्थिति की दयनीय। खबर उज्जैन से है, जहां आरपीएफ पुलिस की डीजीपी सोनाली मिश्रा उज्जैन पहुंची और सिंहस्थ की तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने बातचीत में बताया कि सिंहस्थ के आयोजन में आरपीएफ बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करेगी। इस बार 2028 में उज्जैन में सिंहस्थ महाकुंभ का आयोजन होगा, जिसमें देश विदेश से 20 करोड़ श्रद्धालु के आने का अनुमान है। इसी के मद्देनजर आरपीएफ पुलिस तैयारियां कर रही है। इन्हीं सब तैयारियों का जायजा लेने के लिए आरपीएफ पुलिस की डीजीपी सोनाली मिश्रा और विभागीय और स्थानीय पुलिस अधिकारियों को साथ लेकर रेलवे स्टेशन सहित शहर के बाहर बनाए गए फ्लैग स्टेशन का निरीक्षण किया है। इस दौरान डीजीपी ने रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 से लेकर 8 नंबर तक पैदल भ्रमण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इसके बाद डीजीपी सोनाली मिश्रा ने मीडिया के साथ बातचीत करते हुए बताया कि इस बार सिंहस्थ के आयोजन में आरपीएफ, सीआरपी और मध्य प्रदेश पुलिस के साथ मिलकर महत्वपूर्ण रोल अदा करेंगे। हमारा पूरा फोकस यात्रियों के मूवमेंट पर रहेगा कि किस तरह उन्हें शहर में लाए जाए, सुरक्षित बाहर निकाला जाए। इसके लिए एक अलग से पूरा प्लान तैयार किया जा रहा है। जैसा आप सबको विदित है कि हमारे यहाँ 2028 में जो है सिंहस्थ होने वाला है। इस संबंध में आरपीएफ का बहुत महत्वपूर्ण रोल हो जाता है, जो आरपीएफ अकेले ही नहीं करती है, तो साथ में पूरी हमारे रेलवे के सब विभिन्न विभागों के साथ समन्वय करके, साथ में जो है जीआरपी, सिविल पुलिस और दूसरे भी हमको आर्म फोर्सेस से भी कुछ मदद मिलती है, सब साथ मिलकर इसकी व्यवस्था करते हैं। इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट ये रहता है कि हम किस तरीके से उस समय जो श्रद्धालु यहाँ आते हैं, हमारे रेलवे के जो नेटवर्क को यूज करके उनको हम कितने सुगमता से यहाँ लाएं, उनको यहाँ से बाहर निकालें, और विशेष रूप से जो वापस जा रहे हैं उनको हम एक सुविधा देते हुए सुगमता से यहाँ से बाहर निकाल दें। तो उसकी पूरी व्यवस्था करी हमारी पूरी टीम ने आज, जैसे कि डीआरएम साहब हैं, बदलाव उनकी टीम, मेरे आईजी हैं, एडीजी राकेश गुप्ता साहब, उनकी पूरी टीम, डीआईजी, एसपी, सभी हम साथ में मिलके पूरे जो जितने भी उज्जैन को छोड़ के जो आसपास के भी जो हमारे स्टेशन डेवलप हो रहे हैं उनका सब हम लोगों ने जाके काम देखा, किस तरीके से उस समय जो है मूवमेंट होगा, कहाँ पे हम लोग होल्डिंग एरिया बनाएंगे, किस तरीके से उनकी एंट्री होगी, एग्जिट होगी, उनको जहाँ पे होल्डिंग एरिया बनेगा वहाँ पे जो उनको बेसिक सुविधाएं देंगे। और फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।